नमस्कार, मैं विष्णुचंद गौड़ आपके समक्ष बीए द्वितीय वर्ष में चलने वाले प्रश्न पत्र तर्कशास्त्र के एक अध्याय अनाकारिक तर्क दोष को आज पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करने का यह प्रयास कर रहा हूँ। अनाकारिक तर्क दोष, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह इनफॉर्मल फैलेसीज है जो किसी युक्ति आकार से संबंधित नहीं है और इन तर्क दोषों का परीक्षण वास्तविक वस्तु स्थितियों से ही किया जा सकता है, न कि तार्किक आकारों से। अब आकारिक तर्क दोष कौन से होते हैं और अनाकारिक तर्क दोषों से ये कैसे भिन्न है, तो इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। एक महत्वपूर्ण विचारक जोसेफ का कहना है कि सत्य का मापदंड हो सकता है, किंतु दोषों का तो अनंत विस्तार है और वे वर्गीकरण की परिधि से बाहर है। अर्थात हम निश्चित रूप से यह तो कह सकते हैं कि सत्य यह है, लेकिन असत्य का, झूठ का, गलतियों का, इनका किसी सीमा में परिसीमन नहीं किया जा सकता। अर्थात गलतियां हजारों तरीके से हो सकती है, झूठ हजारों प्रकार से बोला जा सकता है, धोखा हजारों तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब सत्य की राह पर चलता है तो उसके लिए मार्ग निश्चित होता है, लेकिन असत्य के लिए कोई भी मार्ग निश्चित नहीं होता। इसी संदर्भ में जोसेफ का ये कथन है कि सत्य का तो निश्चित रूप से मापदंड हो सकता है, लेकिन दोषों का तो इस संसार में अनंत विस्तार है और वे वर्गीकरण की परिधि से बाहर है, अर्थात उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तथापि यहाँ हमने अध्ययन के दृष्टिकोण से तर्क दोषों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। तर्क दोष एक ऐसी युक्ति है जो हमें सत्य प्रतीत होती है, किंतु परीक्षण किए जाने पर वह सत्य सिद्ध नहीं होती। युक्ति के रूप में किसी असत्य या भ्रांत विचार को स्थापित करना ही तर्क दोष है। तर्क दोष तर्क का वह रूप है जिसमें ऊपरी तौर पर हमें युक्ति उचित तो प्रतीत होती है, किंतु परीक्षण करने पर वह युक्ति दोषयुक्त प्रमाणित होती है। आमतौर पर ऐसी भ्रम उत्पन्न करने वाली विवेचनात्मक त्रुटियों को कई पारंपरिक नाम दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इन तर्क दोषों का मुख्यतः दो श्रेणियों में हम अध्ययन कर सकते हैं। उनमें से एक श्रेणी है प्रासंगिकत्व तर्क दोष और द्वितीय श्रेणी है संदिग्ध अर्थ तर्क दोष। आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि प्रासंगिकत्व तर्क दोष से क्या आशय है और संदिग्धार्थ तर्क दोष से क्या आशय है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आकारिक तर्क दोष वैध अनुमान के स्वरूप एवं आकारों से संबंधित है, जिनकी चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे। यहाँ हमारे अध्ययन का मुख्य फोकस केवल अनाकारिक तर्क दोषों से है। अनाकारिक तर्क दोष सामान्य तौर पर या तो विषय वस्तु के प्रति असावधानी के कारण उत्पन्न होते या युक्ति में प्रयुक्त शब्दों के अनेकार्थक होने के फलस्वरूप ये तर्क दोष उत्पन्न होते हैं। अतः अनाकारिक तर्क दोषों का विभाजन हम मुख्यतः दो श्रेणियों में कर सकते हैं, प्रासंगिकत्व के तर्क दोष या और संदिग्धार्थता तर्क दोष।
अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रासंगिकत्व तर्क दोष कौन से है और संदिग्धार्थ तर्क दोष कौन से है। तो परिभाषा हम पहले प्रासंगिकत्व तर्क दोषों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी युक्ति में प्रासंगिकता या अप्रासंगिकता का तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब युक्ति के आधार वाक्य उसके निष्कर्ष के लिए तार्किक रूप से अप्रासंगिक होते हैं, इसलिए निष्कर्ष की सत्यता को स्थापित करने में वे सक्षम नहीं होते। अर्थात जब हम किसी युक्ति की सत्यता के लिए ऐसे तर्क देते हैं जो उस परिस्थिति में बिल्कुल भी प्रासंगिक न हो, तो वह उस परिस्थिति के संदर्भ में अप्रासंगिक ही होंगे। तथापि हम इन तर्क दोषों को इसी संदर्भ में प्रासंगिकत्व तर्क दोष भी बोलते, और कुछ विचारकों ने इनको अप्रासंगिकता का तर्क दोष भी कहा है, क्योंकि ये उस विशेष परिस्थिति में दिए गए तर्क अप्रासंगिक होते, इसलिए इन्हें अप्रासंगिकत्व तर्क दोष भी कुछ विचारक कहते हैं। लेकिन जब हम हमारे अध्ययन पुस्तक में देखते हैं तो वह अध्ययन पुस्तक में इन तर्क दोषों को प्रासंगिकत्व तर्क दोष के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। इन प्रासंगिकत्व तर्क दोषों में त्रुटिपूर्ण युक्ति या झूठी युक्ति उन आधार वाक्यों पर निर्भर होती है जो निष्कर्ष से हमें दूर से संबद्ध प्रतीत तो होते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसा नहीं है। अर्थात वे उस परिस्थिति विशेष से कटे हुए होते हैं। अब ऐसे प्रासंगिकत्व तर्क दोष कौन कौन से होते हैं, तो आइए हम इनमें से कुछ नामों की विवेचना करते हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। शक्ति प्रयोग युक्ति नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पर किसी प्रकार की युक्ति न देकर बल, दंड या वह दिखाकर अपनी बात मनवाई जाती है, वहाँ इस युक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही जहाँ किसी व्यक्ति या परिस्थिति विशेष के प्रति दया उत्पन्न करके और अप्रासंगिक तथ्यों को वहाँ प्रासंगिक सिद्ध करके युक्त तर्क दोष या ऐसे युक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ दयामूलक युक्ति तर्क दोष होता है। ऐसे ही श्रद्धा मूलक युक्ति दोष, जहाँ पर हम कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के विचारों को उन क्षेत्र विशेष से अलग हटाकर उनसे असंबंधित क्षेत्रों में उनकी बातों का प्रयोग करते हैं, तो यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। लोक उत्तेजक युक्ति का तर्क दोष, अर्थात लोगों को उकसाकर किसी गलत बात के लिए मनाना। अज्ञान मूलक युक्ति, संसार में अभी भी कई ऐसी बातें हैं जिनको न तो सत्य सिद्ध किया जा सका है, न ही असत्य सिद्ध किया जा सका है। फिर भी कुछ लोग किसी बात को इसलिए सत्य मान लेते हैं क्योंकि वह अभी तक असत्य सिद्ध नहीं किया जा सका है, तो वहाँ पर यह युक्ति दोष होता है। व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष, तो व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष का तात्पर्य है वह जहाँ हम किसी परिस्थिति में अथवा किसी युक्ति में किसी तर्क वाक्य का प्रयोग न करके या युक्ति के समर्थन में तर्कों का प्रयोग न करके उस परिस्थिति में या उस संबंधित व्यक्ति से के चरित्र पर आक्षेप लगाया जाता है, तो यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। यह इसी संदर्भ में दो प्रकार का होता है, लांछनात्मक और परिस्थित्यात्मक। जैसे कि किसी व्यक्ति ने सत्य कहा या झूठ कहा, हम इस पर नहीं जाएंगे और हम कह देंगे कि वह व्यक्ति किसी जाति विशेष का है, इसलिए उसका मत वैसा ही होगा, हम उसकी
प्रामाणिकता का अध्ययन नहीं करेंगे। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति किसी विशेष पार्टी से संबंधित होता है तो हम ये कह देंगे कि उसकी विचारधारा निश्चित रूप से ऐसी ही होगी चूंकि वह उस विशेष पार्टी का सपोर्टर है। लेकिन यहाँ पर हम युक्ति का जिस प्रयोग कर रहे हैं उस संदर्भ में वह सही प्रयोग नहीं है। असंगत निष्कर्ष का दोष अर्थात वहाँ उस परिस्थिति विशेष से असंगत किसी निष्कर्ष का प्रयोग किया जाता है। छल प्रश्न या मिश्रित प्रश्न, जहाँ कई सारे प्रश्नों को मिलाकर छल के रूप में एक ही प्रश्न पूछ लिया जाता है और उत्तर हमेशा हाँ या ना में मांगा जाता है, जिससे व्यक्ति वाकजाल में उलझ कर या वाकजाल के चक्र में फंसकर गलत उत्तर दे बैठता है। मिथ्या कारण तर्क दोष अर्थात जहाँ पर वह कोई कारण नहीं है फिर भी उसको हम कारण बताकर व्याख्या करें। आत्माश्रय तर्क दोष अर्थात ऐसी कोई बात जो पहले से ही हमने अपने कथन में मान ली और उसी को हम सिद्ध करने का प्रयास करें। उपलक्षण दोष और परिवर्तित उपलक्षण तर्क दोष, जो हमें किसी वस्तु का किसी घटना का कारण नजर आता है लेकिन वह वस्तुतः उसका कोई मुख्य कारण नहीं, केवल उपलक्षण या गौण लक्षण होता है और उस गौण लक्षण के थ्रू हम उस घटना की व्याख्या करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये तर्क दोष उत्पन्न होते हैं। इन सब तर्क दोषों की हम आगे विस्तार से विवेचना करेंगे। दूसरे प्रकार के तर्क दोषों को कहा गया है संदिग्ध अर्थता का दोष। नाम से ही स्पष्ट है कि संदिग्ध अर्थ अर्थात हम युक्ति में जब कुछ ऐसे पदों का या ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जहाँ उनका अर्थ संदिग्ध होता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर संदिग्ध अर्थता के तर्क दोष उत्पन्न होते हैं। संदिग्ध अर्थता का दोष उन युक्तियों में होता है जिनमें प्रयुक्त होने वाले शब्द या शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, अर्थात वे शब्द संदिग्धार्थक होते हैं। इनमें त्रुटिपूर्ण युक्तियों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आधार वाक्यों से लेकर निष्कर्ष तक शब्दों या वाक्यांशों के प्रयोग में इनके अर्थों में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। यहाँ विवेचन संबंधी त्रुटियों को मुख्यतः 5 तर्क दोषों में बांटा गया है। द्व्यर्थकता तर्क दोष अथवा अनेकार्थता का दोष अर्थात किसी शब्द या वाक्य के एक से अधिक अर्थ हो। स्वर आघात दोष अर्थात जब हम किसी वाक्य विशेष में किसी शब्द विशेष पर स्वर का जोर दे दे तो वहाँ वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। वाक् छल दोष अर्थात जब हम वाक्य के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को छलना चाहते, धोखा देना चाहते तो हम वाक्यों को इस प्रकार प्रयुक्त करते ताकि वह धोखा दिया जा सके। संहति दोष अर्थात किसी समग्र के लक्षण को विशेष पर लादना। ऐसे ही विग्रह दोष अर्थात विशेष के संहति दोष में हम कई विशेषों के लक्षण को मिलाकर एक समग्र लक्षण की स्थापना करना चाहते और विग्रह दोष में हम इस समग्र के द्वारा विशेष की व्याख्या करना चाहते, तो दोनों में ही यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। अब हम अगले लेक्चर में इन सभी तर्क दोषों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।